अक्सर आप इनकम टैक्स विभाग के नोटिस से परेशान होते हैं। कई बार कुछ सवाल पूछता है तो परेशान होते हैं, कई बार रिफंड नहीं मिलता है तो परेशान होते हैं। लेकिन इस बार इनकम टैक्स विभाग ने सारी हदें पार कर दी है। 10 से 15 साल पुराने, जी हां, 10 से 15 साल पुराने आपके इनकम टैक्स का हिसाब किताब मांग रहा है। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपने टैक्स चुका दिया, आपने रिफंड ले लिया, सब कुछ ले लिया। अचानक से इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको मेल आता है, सूचना आती है कि भाई साहब आपने 15 साल पहले ये काम किया था, उसकी डिटेल हमें दीजिए। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई दलील नहीं है, ये बिल्कुल मशीनीकरण कह लीजिए या फिर कहें डिजिटाइजेशन के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है और ये एक आम टैक्स पेयर्स के लिए एक परेशानी का सबब बन चुका है। तो आज टैक्स गुरु में इस पर खास फोकस करेंगे, इसके साथ दूर करेंगे इनकम टैक्स से जुड़ी आपकी हर उलझने, क्योंकि हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। और नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। आज शो में सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है कुछ खास। अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग रहा है आपसे 10 से 15 साल पुराने इनकम टैक्स का हिसाब किताब, तो क्या करें? रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न की तारीख हो गई खत्म, अब तो रिफंड पाने का क्या है तरीका? और साथ में आपको बताएंगे कि हॉस्टल और पीजी से जीएसटी तो हट गया है, लेकिन फीस की कोई लिमिट तय हुई है क्या? कई लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है, तो इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा आज उठाने जा रहा हूं, वह है इनकम टैक्स विभाग की गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर के। दरअसल 10 से 15 साल पुराने, कई मामलों में 15 से 20 साल पुराने मामले को उठा करके टैक्स पेयर से उनका हिसाब किताब पूछा जा रहा है। अब टैक्स पेयर परेशान है। अब ऐसे में टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आपको इनकम टैक्स विभाग चिट्ठी भेज चुका है, मेल भेज चुका है, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कुछ न कुछ करने की। क्या कर सकते हैं, रास्ता क्या है? आज सबसे पहले यही समझेंगे। गौरी, ऐसे कितने मामले आ रहे हैं? देखिए लक्ष्मण, ऐसे मामले पिछले साल में काफ़ी आए हैं और हमारे टैक्स पेयर्स के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं रहा। काफ़ी दिक्कतें आई हैं इस साल टैक्स पेयर्स को। पहले तो प्रोसेसिंग बहुत लेट हो रही है, रिफंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। जिन टैक्स पेयर्स के रिफंड हैं उन सबको कम्युनिकेशन आ रही है, जस्टिफिकेशन मांगी जा रही है प्रोसेसिंग से पहले ही। और इसी के साथ साथ आपके बहुत ये पहले नहीं होता था? पहले नहीं होता था। पिछले 5-6 साल से प्रोसेस बहुत आसान हो गया था। ऐसा होता था कि आपने रिफंड क्लेम किया, यानी कि आपने रिटर्न भरी, उसमें रिफंड है और 2 से 3 दिन में या 1-2 हफ्ते में आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई और रिफंड आ गया। और टैक्स पेयर्स काफ़ी खुश थे ये प्रोसेस से, क्योंकि जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे थे हमारा टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस बहुत ईजी हुआ जा रहा था और उसी के साथ साथ लोगों में डर कम हो रहा था, क्योंकि नोटिसेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे। उन लोगों को नोटिसेस तो आ ही रहे थे जिनके स्क्रूटनी केसेस हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, या कहीं ना कहीं कोई उन्होंने टैक्स इवेजन किया है। छोटे मोटे केसेस में इतने नोटिसेस नहीं आते थे। इस साल बहुत लोगों को नोटिसेस आए हैं और उनको टाइम बहुत कम दिया गया उस नोटिस का, उस कम्युनिकेशन का रिप्लाई करने का। उसमें क्या पूछा जा रहा है बेसिकली? आप बहुत तरह के कम्युनिकेशंस हैं। सबसे पहले जिन्होंने डोनेशन दी है, 80G में डिडक्शन क्लेम की है, उन सबको कम्युनिकेशन गई है कि आप वेरीफाई करिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। साथ ही साथ किसी ने प्रॉपर्टी परचेज की है, उनको कम्युनिकेशन गई है कि आप बताइए कि ये जेन्युइन है कि नहीं। अब जिसने प्रॉपर्टी परचेज की अपने पुराने सालों के टैक्स पेड मनी को यूज़ करके, तो उसमें कहीं टैक्स इवेजन नहीं है। उन्होंने उस पैसे पे पहले सालों में टैक्स दिया हुआ है और रिटर्न में कहीं पे भी अगर आप कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हैं, नॉर्मली कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में रिटर्न में कहीं भी ऐसा कोई कॉलम नहीं दिया गया है जहां पे आपको बताया जा सके कि हमने ये प्रॉपर्टी परचेज की है, इसकी सोर्स पिछले सालों की रही है, या कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से डायरेक्ट की जाए। तो ऐसी कम्युनिकेशन से हमारे टैक्स पेयर्स के मन में बहुत डर बैठा है इस साल। और ये जो पुरानी डिमांड्स पोर्टल पे आ रही हैं, ये बेसिकली जो उस साल की डिमांड है जब मैनुअल प्रोसेस से हम रिफंड अपनी रिटर्न फाइल किया करते थे, लाइनों में लग के पेपर फॉर्म में रिटर्न्स हुआ करती थी। 2005, 6, 7, 8 के सालों की भी जो डिमांड्स हैं वो अब ऑनलाइन सडनली दिखने लग गई हैं। मतलब ये 2005-6 की डिमांड अब आनी शुरू हो गई। आप सोचिए, इतने पुराने सालों के तो कागज ही नहीं है टैक्स पेयर्स के पास है। मतलब क्या इनकम टैक्स विभाग क्यों ऐसा, कुछ आपको लगा क्यों ऐसा कर रहा है? ये जो पुराने मैनुअल फॉर्म में जो रिटर्न्स थी, जो
जो डॉक्यूमेंट्स थी उनको डिजिटल फॉर्म में डिपार्टमेंट ने करना शुरू किया है, और इसकी वजह से मुझे लगता है वो डिमांड वहां पे अपीयर हो रही नहीं है। तो आप डिजिटल फॉर्म में करिए, वो आपकी दिक्कत है। जो मैनुअली जिसको आपने एक्सेप्ट किया उसको एक्सेप्ट करिए। आप टैक्स पेयर से कहेंगे 2005 में आपने कोई लेन देन किया, उसका डिटेल दीजिए, कहाँ से लाके और इसमें कमाल की बात यह है लक्ष्मण कि जो डिमांड है वो तो है, कुछ केसेस में इंटरेस्ट डिमांड से भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि कितने पुराने सालों की डिमांड्स हैं। हालांकि इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ये जेन्युइन नहीं है। टैक्स पेयर्स ने कोई इवेजन नहीं किया है, पुराने सालों की डिमांड है। हो सकता है उनके पास कागज ना हो, नहीं, घबराने से ज्यादा मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स को बहुत ही डिस्करेज करता है। जो आदमी ईमानदारी से टैक्स चुकाया, सारी डिटेल वहां पे दी, उससे आप 2005 की डिटेल मांग रहे हैं, ऊपर से पेनल्टी लगा रहे हैं, ऊपर से इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो ये तो आप बिल्कुल जो टैक्स कलेक्शन करने चले हैं, ये तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाली स्थिति यहाँ पे होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बिल्कुल, इस साल तो ऐसी ही सिचुएशन हुई है लक्ष्मण टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि हर तरह से टैक्स पेयर्स को परेशानी आई है, और ये पिछले 2-4 सालों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे में अब करना क्या चाहिए? तो इनकम टैक्स विभाग तो पता नहीं इसको हमारे शो को सुन रहे होंगे उनके अधिकारी, तो शायद कुछ उस पर संज्ञान ले, लेकिन जिनके पास आ गया डिमांड नोटिस या फिर इंटीमेशन, तो करना क्या चाहिए उनको? पहले तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनके पोर्टल पे ऐसी कोई डिमांड दिख रही है, तो आपको अपना पोर्टल पहले तो खोल के चेक करना है कि उसमें ऐसी कोई पुराने सालों की डिमांड आ रही है, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई कम्युनिकेशन ईमेल पे ना आई हो या वो आपसे मिस हो गई हो। अगर वो डिमांड आपके पोर्टल पे शो हो रही है तो इस केस में आप उसका रिप्लाई करिए, उसको डिसएग्री करिए, बोलिए कि आपकी ऐसी कोई भी डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं थी, उसका रीजन दीजिए, उसमें आपको कॉलम दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर अमाउंट ज़्यादा है या आपको और भी सेफ प्ले करना है, तो उस केस में आप ई निवारण पे एक कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर करके रखिए, ताकि आने वाले समय में आपके पास एक प्रूफ हो कि आपने इसका रिप्लाई किया था। अच्छा, दूसरी चीज़ की जिसमें मान लिया कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हमने पहले भर दिया, तो कोई टाइमलाइन नहीं होता क्या? कितने पुराने केस को आप ओपन कर सकते हैं? होता है टाइमलाइन। डॉक्यूमेंट्स हमें कितने साल तक रखना है ये स्पेसिफिकली एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है। एक्ट में जो मेंशन्ड है वो ये है कि कितने सालों तक नोटिसेस आ सकते हैं। तो हम एक सेक्शन की बात करते हैं जिसमें ज़्यादातर टाइमलाइन दी जाती है, वो है 7 से 8 साल तक आपके नोटिस आ सकते हैं, और अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है उस केस में 16 साल तक। लेकिन जिन टैक्स पेयर्स की 16 फॉरेन एसेट नहीं है उनको तो 16 साल के बाद से पहले भी नोटिस नहीं आ सकता, यानी कि 7 से 8 साल के बाद उनको नोटिस नहीं आ सकता। तो हम तो यही मान के चलेंगे कि जब आपकी वो टाइमलाइन निकल गई उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिजिटल फॉर्म में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अब से रखने चाहिए। वो समय और था जब आपको डॉक्यूमेंट्स मैनुअल रखने पड़ते थे, अब सब कुछ डिजिटल फॉर्म में है, तो जितने सालों तक भी रख सकते हैं मुझे लगता है रखने चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कब सरकार को एहतियातन बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक है कि पूरे जिंदगी भर का आप डॉक्यूमेंट लगा कर रखे रहे, कब इनकम टैक्स विभाग जागे और आपसे पूछ ले कि फलाने साल में आपने क्या किया था, ये मुझे बताइए। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, मेरा अपना मान इनकम टैक्स विभाग का। फिर भी टैक्स पेयर होने के नाते जो तरीके गौरी ने बताए उसको आपको अनुपालन करना चाहिए, ताकि आगे चले कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं चंडीगढ़, जहां से अनिल सूद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, और गौरी चड्डा जी आपको भी नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि अभी न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम आ गई थी, तो मैंने लास्ट ईयर जो 2024 के लिए अपने बेटे के लिए रिटर्न फाइल की थी, तो हमने जून में रिटर्न फाइल की और हमें जो है उसमें रिबेट मिला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। लेकिन जब प्रोसेस हुई तो उसमें वो रिबेट नहीं मिला, उसमें वो रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने असेसमेंट ऑफिसर के पास कंप्लेंट भी की और सब कुछ किया, उन्होंने 6 महीने के बाद रिप्लाई किया, तो फिर मैं उसको दोबारा से फाइल भी नहीं कर सका। और अभी मैंने फिर डिसएग्री करते हुए उनको 19 सितंबर में डाला था, तो उनका रिस्पॉन्स आया है, डिमांड रेज्ड ड्यू टू मिसमैच ऑफ TDS ऑब्लिक प्रीपेड टैक्सेस हेंस नॉट कलेक्टेबल। और डिमांड अभी भी खड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा। मैंने उनको ये भी लिखा भी, पीछे कई एपलेट अथॉरिटीज ने भी हमें अलाउ किया है इस केसेस में, और हाई कोर्ट्स ने भी अलाउ किया है कि भाई जब आपकी पोर्टल से ही रिटर्न फाइल हुई है और आपकी उसी से हुई है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोई अब कुछ सुनने को कोई तैयार नहीं, जिसको भी बोलो वो कहते हैं आप दोबारा फाइल कर दो, कोर्ट में केस कर दो। 6,000 रुपए की अमाउंट है, उसके लिए एडवोकेट करो, और इस सब चक्कर में चलो। मैं सीनियर सिटीजन हूँ,
अब समझ नहीं आता करना क्या चाहिए करें इसमें। देखिए लास्ट ईयर ये काफ़ी बड़ा इशू हुआ था क्योंकि सारी रिटर्न्स फाइल हो गई थी और मुझे शायद याद है 5 जुलाई को यूटिलिटी दी गई थी और 5 जुलाई के बाद जो रिटर्न्स गई उनमें जो है ये एग्जेम्पशन नहीं मिली थी। हालांकि इस साल से तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है क्योंकि क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। आपका ये जो 6000 का फर्क आ रहा है, अगर ये इस वजह से आ रहा है कि आपको 87A की रिबेट नहीं मिली है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, आपने पहले रिटर्न फाइल की थी, बाद में यूटिलिटी बदल दी और उस पर काफ़ी केसेस हैं जो टैक्स पेयर्स के फेवर में गए हैं, तो आप एक तो इसमें रेक्टिफिकेशन फाइल करके देख सकते हैं। सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन फाइल होती है जिसमें मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, यानी कि कोई ऐसी गलती जो देख के ही पता लग रही है कि कोई गलती ऐसी हुई है जो अनइंटेंशनल थी, आपने कुछ एडिशनल क्लेम नहीं किया है, रिफंड नहीं बढ़ा रहे हैं या आप कोई एडिशनल डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार वो फाइल करके इसमें देख सकते हैं अगर इसमें कुछ होता है। इसी के साथ साथ आप ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। जो आपने रीज़न बताया कि आपको जो रिप्लाई आया है उसमें लिखा है जो रीज़न, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आपका टीडीएस में मिसमैच तो नहीं है कि कहीं कोई टीडीएस आपका जो कटा था वो आपने क्लेम कर लिया और वो आपके 26 में या तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या उस टाइम रिफ्लेक्ट कर रहा था और बाद में वो रिवाइज कर दिया गया। एक बार अपना 26 आप ज़रूर मैच कर लीजिएगा अपनी रिटर्न से। अगर वो पूरा का पूरा मैच हो रहा है, टीडीएस में कोई शॉर्टफॉल नहीं है, तो आप ये सेक्शन 154 में एक रेक्टिफिकेशन फाइल करके देखिए और साथ ही साथ एक ग्रीवियंस करके फाइल करके देखिए। अनिल सूद जी, 2 बार फाइल किए हुआ इसमें, 2 बार मैंने रेक्टिफिकेशन फाइल किया और दोनों बार रिजेक्ट हो गया वो भी। 2 बार फाइल किया और दोनों आपका टीडीएस मैच हो रहा है 26 से, बाद में किसी और पार्टी ने उसमें कोई चेंजेस तो नहीं किए हैं? मैं टीडीएस का देख लेता हूँ, लेकिन टीडीएस का तो अभी 2 साल के बाद अब आया है 29 दिसंबर को। उससे पहले टीडीएस का कहीं कोई डिमांड नहीं थी। उसमें सिर्फ जो ऑर्डर था वो जो मैंने वो उसमें लिया था वो रिजेक्ट किया था उन्होंने 87 में। क्योंकि जो रीजन उन्होंने दिया है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टीडीएस का मिसमैच आ रहा है। तो जो आपने रिटर्न में टीडीएस क्लेम किया है वर्सेस जो 26 में टीडीएस आ रहा है, एक बार आप उसको मैच करिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि रिटर्न फाइल करने के बाद सामने वाली पार्टी ने रिटर्न रिवाइज कर दी और हमें वो टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिला। उस वजह से भी ये हो सकता है और हो सकता है कि आपको लग रहा हो 87A की रिबेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इशू है, हो सकता और रीजन एक्चुअली में ये हो। चलिए, तो ये है, आप एक बार ये टीडीएस मैच करके देख लीजिए। फिर भी अगर दिक्कत बनी रहती है तो आप संपर्क करिएगा, हम लोग कोई और उपाय यहाँ पे बताएंगे आपको। चलते हैं जयपुर, जहाँ से अशोक पुरी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक साहब नमस्कार। हेलो जी अशोक जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्कार आप सभी को। जी नमस्कार। हमारे साथ गौरी चड्ढा हैं, बताइए क्या सवाल है आपके पास? टैक्स गुरु के रूप में आप काफी विख्यात हैं। मेरी एक छोटी सी क्वारी है सर। बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स काफी बढ़ गए हैं और मार्केट में जब अपन ट्रेड करते हैं तो इतना पैसा नहीं होता है, तो आप एमटीएफ के थ्रू काफी काम करते हैं और एमटीएफ में जो भी इंस्टीट्यूट है वो उसके ऊपर ब्याज लेता है। ठीक है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए, सुन रहा हूँ। अब उस ब्याज को अपन एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज तो अपन दे ही रहे हैं और ये शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तो दोनों में ही एमटीएफ पे जो इंटरेस्ट है उसका एडजस्टमेंट पॉसिबल है या नहीं कर सकते? बहुत ही वैलिड सवाल है इनका। इसमें देखिए 2 ऑप्शंस हैं आपके पास अपनी रिटर्न फाइल करने की और ये डिपेंड करता है आपकी बाकी इनकम पे और आपकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे। या तो आप अपनी ये जो ट्रेडिंग है इसको कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर सकते हैं या आप इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन इतनी ओपन भी नहीं है, ये प्रोफेशनल जजमेंट है आपकी कि आपको ये किस तरह ट्रीट करनी है। अगर आप वंस इन अ वाइल या आप कह सकते हैं कि आप कोई और काम ऑलरेडी करते हैं, कहीं एम्प्लॉयड हैं या आपका कोई और बिजनेस है और शौकिया ये आप सेल परचेज कर रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल गेन में आएगा। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, आपकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आपका अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब दोनों ही केसेस में आपने ये जो इंटरेस्ट पे किया है इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर आप इसको कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कि जनरली लोग कैपिटल गेन की तरह ही ट्रीट करते हैं क्योंकि ये फुल टाइम बिजनेस नहीं होता कुछ लोगों का, तो
उस केस में आपको ये जो इंटरेस्ट है इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये नॉर्मल आपका जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है उसी हिसाब से आपका होगा और आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स देना होगा। अगर आप इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उस केस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप इसको एक्सपेंस की तरह क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना यह है कि अगर आप बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आपको प्रूव करना होगा कि ये आपका एक्चुअली बिजनेस है। तो आपको एक अपनी वॉल्यूम, अमाउंट और बाकी नेचर ऑफ इनकम से देखना होगा कि आप इसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं। अगर बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करेंगे तो आप इसमें जो इंटरेस्ट है वो क्लेम कर लीजिएगा। अशोक जी, कोई कंफ्यूजन? मेरा एक इसमें आग्रह है, माय रिक्वेस्ट इज, सिंस नंबर ऑफ द रिटेलर्स हैज इंक्रीज्ड इन द मार्केट एंड हु आर डूइंग द ट्रेडिंग बाय एमटीएफ, अगर एमटीएफ पे उनका इंटरेस्ट उनके प्रॉफिट को पूरा किल करता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल। आप जो कह रही हैं सीए भी वही कहते हैं। दरअसल अशोक जी, आपकी बात को हम लोगों ने नोट कर लिया है, लेकिन जो गौरी ने बताया वो दरअसल जो कानून अभी कहता है वो बताया। आपने जो बताया वो एक टैक्स पेयर्स या फिर कहें एक ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए जो डिमांड है, उस इच्छा है, वो आपने बताई। तो उसको हम लोग रखेंगे सही प्लेटफॉर्म पर, इस टैक्स गुरु के माध्यम से उम्मीद करें कि सरकार तक ये बात पहुंचे। लेकिन अभी जो कानून कहता है वो बताया गौरी ने, ताकि कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे ना रहे। आगे चल के देखते हैं किसी तरह की रियायत मिलेगी तो जानकारी आप तक पहुंची जाएगी। अब चलते हैं भोपाल, जहाँ से पुनीत कक्कड़ साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? सर गुड आफ्टरनून जी बताइए। हाँ सर, मेरे एक्चुअली 2 सवाल हैं। सबसे पहला मेरा एक है कि मैं 2019 में एक फ्लैट लिया था। हाँ। उसमें मैं ओनर और मेरी वाइफ को ओनर है। ठीक है। और उसका जो पेमेंट हुआ था, बट वो लोन मेरे नाम पे था कंप्लीट, और उसका पेमेंट मैंने किया है कंप्लीटली। बट एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू सेल दिस फ्लैट। तो मुझे उसका जो अमाउंट लेना है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, उससे मेरी 50-50 की रेशियो में ही लेना है या फिर वो मेरे नाम पे ही टोटल अमाउंट मुझे वापस करेंगे? आपकी वाइफ वर्किंग है? हाँ वर्किंग है। ठीक है। तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है डीम्ड ओनर का, जहाँ पे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी जिसने खरीदी उसमें जो जिसके सोर्सेज ऑफ फंड्स लगे हैं वो ही डीम्ड ओनर है। चाहे कन्वीनियंस के लिए, जो कि अक्सर लोग करते हैं, जैसे हस्बैंड ने खरीदी तो वाइफ का नाम ऐड करा लेते हैं, या वाइफ ने खरीदी तो हस्बैंड का नाम ऐड करा लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। तो उस केस में हम ये देखते हैं कि सोर्स ऑफ फंड एक्चुअली किसका था। जिन केसेस में हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग नहीं है, और जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो हस्बैंड के लगे हैं, लोन उनके नाम पे है, वो ही कमा रहे हैं, उन्होंने ही खरीदा है, उस केस में वो ही डीम्ड ओनर है। और पूरा का पूरा जब सेल पे कैपिटल गेन होगा वो हस्बैंड को ही देना होगा, वो वाइफ के पैन पे नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि उस केस में टैक्स इवेजन हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो हम ये मान सकते हैं, और ये अगर जेन्युइन है कि आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, आपकी वाइफ भी वर्किंग थी, लेकिन ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि वो उस समय पे अपनी इनकम से घर खर्च में कंट्रीब्यूट कर रही थी। अगर ऐसा है तो आप 50-50 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि वो घर खर्च में भी अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, हालांकि वर्किंग है, तो प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये केस टू केस डिफर करेगा। ये एक प्रोफेशनल जजमेंट का सवाल है कि आपको डीम्ड ओनर आप ही बनेंगे या आप दोनों ही केसेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं होती तो सीधा सीधा आप ही के जो कैपिटल गेन है आप ही के रिटर्न में जाएगा और आप ही को उसके ऊपर पूरा टैक्स भरना होगा। पुनीत जी, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, बस मेरा यही था कि एटलीस्ट अब मुझे दोनों में ले सकता हूँ और दोनों को कैपिटल गेन टैक्स के लिए जो आईटीआर फाइल करना, दोनों अलग अलग कर सकते हैं अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसा कि आपने बताया, और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि उस समय पे वो घर चला रही थी और आप उसी टाइम पे घर में पेमेंट कर रहे थे, तो एक तरह से उनका कंट्रीब्यूशन भी उस घर में रहा है। चलिए, तो अब सारा कंफ्यूजन दूर है, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न की तारीख जो खत्म हो गई है, फिर भी आपका रिफंड अटका पड़ा है, तो उसको पाने का क्या है रास्ता, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने, उससे पहले मामला है रिफंड का।
31 दिसंबर तो खत्म हो गया, न तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, रिफंड न तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब क्या रास्ता है किसी को रिफंड पाना हो तो इस बार लक्ष्मण काफ़ी कम टाइम दिया गया टैक्स पेयर्स को रिटर्न रिवाइज करने के लिए और बिलेटेड के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो ही बढ़ के सितंबर हो गई थी। तो टैक्स पेयर्स के पास रिवाइज करने का और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम बहुत कम था। अच्छा, मुझे लग रहा था इस तारीख को ही बढ़ा देंगे, मुझे भी लग रहा था, बट बढ़ाया नहीं गया और आखिरी टाइम पे इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशंस आई डिपार्टमेंट के एंड से कि उसके लिए भी टैक्स पेयर्स को टाइम नहीं दिया गया, इनफ टाइम नहीं दिया गया रिप्लाई करने का। तो हालांकि अब ये डेट खत्म हो चुकी है, तो आपने अगर रिवाइज रिटर्न भरनी थी नहीं भरी, या बिलेटेड रिटर्न भरना चाहते थे नहीं भरी, तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहले तो आप रिवाइज तो नहीं कर सकते रिटर्न, लेकिन आप अपडेट अभी भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई इनकम कम दिखाई है तो आप अपनी रिटर्न को अपडेट करके उस इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा प्लस पेनल्टी और इंटरेस्ट आप देके उसको दिखा सकते हैं। इस रिवाइज अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका रिफंड कम हो जाए या आप कोई एडिशनल डिडक्शन ले लें या कोई आप एग्जेम्पशन ले लें। और कोई अगर ऐसी गलती हुई है जो आपको देख के पता लग रहा है कि एक गलती ऐसी हुई है जैसे आप 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा था, आपके उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, या कोई बहुत ऐसी गलती जो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हम बोलते हैं, उस केस के लिए आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 154 में। बिलेटेड रिटर्न जिन्होंने नहीं भरी है, यानी कि उन्होंने ऑल टुगेदर अपनी रिटर्न फाइलिंग ही मिस कर दी है, वो भी ITR-U भर सकते हैं, लेकिन अगेन उस केस में आपको टैक्स पे करना होगा, आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते हैं, आपको उस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा और पेनल्टी भी देनी होगी। तो ये सारे तरीके हैं रिफंड पाने का, लेकिन तारीख कम खत्म हो गई है और जैसा ही गौरी ने बताया बहुत कम समय दिया गया था। थोड़े से अफरा तफरी जैसे माहौल टैक्स पेयर्स के विषय बने ज़रूर हैं, लेकिन ये रास्ता है। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं इंदौर, जहाँ से जगदीश प्रसाद दुबे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताया जाए क्या सवाल आपके पास? हाँ, मेरा सवाल ये है कि 12 जुलाई 2024 में GST डिपार्टमेंट द्वारा 20,000 रुपए पर पर्सन पर मंथ और 90 डेज से ज्यादा एकोमोडेशन पे हॉस्टल्स को GST से एग्जम्प्ट किया गया था। और अभी रिसेंटली 4 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केस सिविल अपील केस नंबर 7847 ऑफ 2023 का जजमेंट आया है, जिसमें उन्होंने हॉस्टल्स को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मान के डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये जो लिमिट अमाउंट और पीरियड की है, ये क्या खत्म हो जाएगी कि लागू रहेगी? गौरी, देखिए, ये लिमिट अभी भी लागू रहेगी क्योंकि ये एक्ट में लिखी गई है। ये जो जजमेंट आई है ये हेल्प करेगी उन लोगों को जो प्रूफ कर सकते हैं कि ये रेजिडेंशियल यूनिट है और आपको इसके ऊपर GST नहीं देना। लेकिन ये जो 20,000 की और जो 90 डेज की जो लिमिट है ये हट नहीं जाती है। तो अगर आपका इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो आप GST पे करिए, बट जो लोग पे नहीं कर रहे हैं और वो प्रूव कर सकते हैं कि ये एक्चुअली कमर्शियल यूज नहीं है, रेजिडेंशियल ही है, तो उनका केस जब भी लिटिगेशन में आएगा तो ये जजमेंट उनको हेल्प करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टुगेदर आप छोड़ ही दें इसके ऊपर GST देना, क्योंकि एक्ट अभी भी इन लिमिट्स को अप्रूव करता है और आपको इसी के अकॉर्डिंगली GST देना होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से। tax@moneycontrol.com पर अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।